अक्टूबर के जब हमेशा बैठते हैं तो 2 अक्टूबर 1994 के बाद गांधी जयंती के रूप में उतना नहीं जितना कि हम गांधी जयंती का हुए मुजफ्फरनगर कांड के अत्याचार के खिलाफ बैठते हैं, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में इससे बड़ा काला दिन और कुछ नहीं हो सकता जहाँ स्वतंत्र भारत में लोग अपनी बात को कहने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और ऊपर शरेआम गोलियाँ चलाई जा रही हो और माँ बहनों की अस्मत लूटी जा रही हो। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से किसी भी लोकतंत्र का जो समर्थक में चुप बैठे ऐसा हो नहीं सकता। और 2 अक्टूबर 1994 में जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था तो उस समय देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोकतंत्र के जितने भी समर्थक हैं और आम आदमी की बेहतरी की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या पूरे आर्थिक मुद्दों से पूरी दुनिया में जुड़े हों, या नई जो पीढ़ी है वो जो कि लोकतंत्र की परिभाषा को ढंग से नहीं जानती है, जिस ढंग से पॉलिटिशियन जानते हैं और लोग जानते हैं, वो भी इतनी उत्तेजित हुई कि पूरी दुनिया में 278 जगह एक साथ भू हड़तालें हुई। अगर उसको भारत उत्तराखंड को भी छोड़ दिया जाए तो दुनिया के इतिहास में इतनी भू हड़तालें और इतने एक साथ शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं है। 278 जगह पर एक साथ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसमें भारत ही नहीं, उसमें न्यूयॉर्क और अमेरिका भी, इंग्लैंड भी था, जहाँ पर पूरी पहाड़ के लोग ही नहीं पूरे दुनिया की बेहतरी चाहने वाले लोगों ने मुजफ्फरनगर कांड की निंदा की। उस समय टाइम्स जो मैगजीन है अमेरिका की, उसके फ्रंट पेज पर एक स्टिप थी जिसमें उत्तराखंड राज्य आंदोलन और मुजफ्फरनगर कांड की खिलाफ टिप्पणी की गई थी। और उसके अलावा उसके तीसरे अंक में स्वर्गीय बिपिन त्रिपाठी का इंटरव्यू टाइम्स में छपा था। और उसी समय जो अर्थ नाम से एक मैगजीन आती है उसमें भी काशी मेरी का एक इंटरव्यू था मुजफ्फरनगर कांड के बाद। दक्षिण के वो अखबार जिनको कि हमारे लोग जानते भी नहीं थे, उनकी भाषा को समझते भी नहीं थे, उन्होंने भी अपनी कवर स्टोरी मुजफ्फरनगर कांड के बाद बनाई और उसने इसको लोकतंत्र का सबसे काला दिन कहा। तो हालांकि जो पहला गोलीकांड हुआ उत्तराखंड राज्य आंदोलन में वह खटीमा का हुआ था जिसमें 6 लोग शहीद हुए थे। उसका मसूरी का कांड हुआ था जिसमें 8 लोग शहीद हुए थे। उसका मुजफ्फरनगर कांड हुआ जिसमें 8 लोग शहीद हुए और हमारी बहुत सारी माँ बहनों की इज्जत के साथ वहाँ खिलवाड़ हुआ। क्योंकि राज्य आंदोलन एक क्षेत्र विशेष की बेहतरी की बात नहीं थी, बल्कि वो उत्तराखंड के पूरे भारत के शीर्ष पर एक हम बहुत अच्छे राज्य की बात कर रहे थे। हम कह रहे थे कि पहाड़ के संसाधनों को ठीक ठाक महसूस कर नियोजन होना चाहिए और वहाँ पर रहने वाली जनता जो है वो अगर मजबूत होगी तो पूरा देश मजबूत होगा। वो सिर्फ उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं था बल्कि वो पूरे भारत के संदर्भ में था। जहाँ जहाँ पर भी प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी वहाँ के लोगों को मजबूत होना चाहिए था। और जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की बात थी तो उत्तराखंड राज्य की बात भी हमारे यहाँ सिर्फ उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि हमने जिस दिन से भी उत्तराखंड राज्य की बात कही उस दिन से हमने इस देश के राज्यों के पुनर्गठन की बात की। पुनर्गठन का मतलब ये था कि हम चाहते थे कि जो राज्य के भारतीय संविधान की धारा 3 है उसके अनुसार भारत के हिस्सों को छोटा करना, बड़ा करना और उसके ज़रूरत के मुताबिक उसको एक दिशा देना, ये संविधान में प्रदत्त अधिकार है कि आप किसी प्रशासनिक इकाई को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं वो वहाँ की जनता की सहूलियत के हिसाब से। तो इसी बात को लेके 1952 में जब पीसी जोशी ने इस बात को रखा था तो उसके बाद पुनर्गठन आयोग भी बना। जब पुनर्गठन आयोग बना तो उसने जब अपनी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में जब छोटे राज्य की बात खट्टीकर उसके एक सदस्य थे, उन्होंने भी जब कहा कि उत्तराखंड राज्य होना चाहिए और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के 3 हिस्से होने चाहिए, तो उनको उस कमेटी से बाहर कर दिया गया था और उस आयोग की सिफारिश को नहीं माना गया। 1960 के दशक में जितने भी राज्य बने वो भाषा के आधार पर बने, वो क्षेत्र के आधार पर बने, जैसे दक्षिण के तमाम राज्य उसी दौरान बने। तो इस प्रकार से इस देश के नीति नियंताओं ने जनता की बात को सुनने के बजाय अपने स्वार्थों के लिए राज्यों का निर्माण किया। और उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे जिन राज्यों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों की आवश्यकता आज भी है। वो चाहे जब हम उत्तराखंड राज्य की बात कर रहे थे तो हमने हरित प्रदेश की बात भी की और हमने जो है बुंदेलखंड की बात भी की। और जब भी आप उत्तराखंड राज्य के पूरे इतिहास को देखें तो आप एक चीज़ पाएंगे कि कभी भी उत्तराखंड का राज्य आंदोलन कभी भी क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रहा। उसने कहा कि हमारे उत्तराखंड राज्य के साथ साथ आप देश के और राज्यों को भी बनाइए जहाँ पर ईंधन की जरूरत है। और उत्तराखंड तो इसलिए बहुत जरूरी था क्योंकि हमारे यहाँ उस समय 1972 में सबसे पहले पर्वतीय विकास परिषद बना। तो पर्वतीय विकास परिषद इसलिए था कि वहाँ के संसाधनों को और वहाँ की ज़रूरतों के मुताबिक वहाँ की नीतियाँ बने और उसी ढंग से बजट आए। तो 72 में जो पहला बजट आया विकास का, उसके लिए उपाध्यक्ष होता था उत्तर प्रदेश में। तो पहले उपाध्यक्ष हमारे यहाँ गोविंद सिंह मेहता जी बने थे जो रानीखेत से विधायक भी हुआ करते थे। उसके बाद ये जो आजकल जितेंद्र प्रताप जी हैं उनकी माता जी भी उसकी उपाध्यक्ष रही। और उसके अध्यक्ष जो है उसके बाद में इंद्रमणि बड़ोनी जी बने जब विधायक थे।
तो इस प्रकार से एक व्यवस्था हुई कि उत्तराखंड के संसाधनों को ढंग से किया जाए, लेकिन वो भी पूरे राजनीतिक लोगों की भीड़ चढ़ गया। और हुआ ये कि जब बाद में आते आते पड़ती विकास परिषद जब पड़ती विकास मंत्रालय बना, तो उसमें हमको 650 करोड़ रुपए का बजट मिलता था। तो 650 करोड़ रुपए का बजट ये था कि वहाँ बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य की सारी सुविधाओं के लिए वो बजट था। लेकिन हुआ क्या कि वही योजनाएं उत्तराखंड में लाद दी जाती थी जो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती थी, और जो पैसा बहुत तेजी के साथ पहाड़ में आता था वो या तो अफसरों की जेब में चला जाता था या राजनीतिकों की भेंट चढ़ जाता था। इस प्रकार से उत्तराखंड में सिर्फ 3 करोड़ की हैंडपम्प की योजनाएं उस टाइम में बनी, और जबकि हैंडपम्प कहीं लग नहीं सकता था। आज तक की तरह नहीं कि आज तो एनजीओ आगे नहीं, वो ड्रिल वगैरह ले आए हैं तो हो जाता था। तो इस ढंग से योजनाएं मतलब अव्यवहारी बनी वहाँ पर। तो जो पहाड़ के लोगों का जो सपना था वो विकास परिषद पूरा नहीं कर पाई, और बाद में उत्तराखंड जो अलग मंत्रालय बना वही पूरा नहीं कर पाया। तो बाद में जब उत्तराखंड प्रति मंत्रालय पूरा बना तो उसमें एक मंत्री और पूरा स्टाफ तो हो गया, लेकिन पहाड़ का भला नहीं हुआ। तो लोगों में फिर आक्रोश हुआ, और 80 के दशक में बहुत तेजी के साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलन की बात चली, और पूरे 10 साल बहुत भीषण आंदोलन चला। और आखिरी टाइम में उसका जो स्ट्रीम था, जो उसकी आखिरी परिणति थी, वो इस रूप में थी कि 1994 के आंदोलन के रूप में सामने आई। वो भले ही उसके कारण कुछ और रहे हों, शुरुआत किसी और ढंग से हुई हो, हालांकि शुरुआत भी और ढंग से नहीं हुई थी, पृथक राज्य की बात को लेकर हुई थी। लेकिन जो लोग गलत ढंग से उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, तमाम लोगों ने एक बात कहा कि नहीं साहब, पहाड़ का आंदोलन जो था, उत्तराखंड राज्य आंदोलन जो था, वो आरक्षण को लेकर शुरू हुआ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन कभी आरक्षण लेकर शुरू नहीं हुआ। उत्तराखंड में जब भी कोई आंदोलन है उसका कोई बहाना जरूर हो सकता है। उस समय एक बहाना ये हो गया कि चिंगारी हो गई कि मुलायम सिंह यादव ने पूरे प्रदेश में आरक्षण को लागू किया, तो उसमें जो ओबीसी था उसको भी देने की बात कही। तो क्योंकि उत्तराखंड में सिर्फ 1.84 2% भी नहीं ओबीसी नहीं थे, 2% भी, तो इसलिए लोगों का गुस्सा बहुत स्वाभाविक था कि 28% लोगों को आप जब ओबीसी का आरक्षण देंगे तो लोगों को लाएंगे कहाँ से, और जब वो लोग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से बाहर के लोग वहाँ की शिक्षण संस्थाओं में आएंगे, चाहे वो पतंजलि यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, चाहे गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो। तो उनमें सबसे बड़ा संकट ये था कि हमारे यहाँ के लोगों की शिक्षा पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। तो इससे सबसे पहले उसके जो विरोध में खड़े हुए वो छात्री हुए। हालांकि राजनीतिक लोगों में वो विरोध था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ तो भी इंद्रमणि बडोनी की पौड़ी में अपने वो चल रहा था, तो पौड़ी में भूगर्तार पर बैठे, और उसके बाद आंदोलन बहुत तेज हुआ और पहाड़ के अंदर पूरी आग लग गई। और इस प्रकार से 4 महीना वो लगातार सतत आंदोलन चला। और उस समय हालत ये रही कि अल्मोड़ा के कप्ता जैसे क्षेत्र में और चमोली जनपद के लंगावी जैसे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा, जहाँ जिन्होंने पटवारी का डंडा नहीं देखा था। और वो आंदोलन एक ऐसी स्थिति में पहुंचा कि वो भावनात्मक भी था, वो विचारात्मक भी था, और वो जमीन पर भी था। और उसका परिणाम आखिर ये हुआ कि जब राजनीतिक दलों को कोई जगह नहीं मिली वहाँ पर घुसने की, पूरे पहाड़ में पूरी जनता का आंदोलन था, और उसको इंद्रमणि बडोनी और काशी नेगी पूरा लीड करते थे। तो उस समय जब किसी को जगह नहीं मिली पहाड़ में आने की, तो जैसा पॉलिटिशियन करते हैं, उन्होंने संयुक्त संघर्ष समिति का निर्माण किया, जिसमें तमाम लोग घुस आए। और उस घुसने का परिणाम ये हुआ कि पूरा आंदोलन में वो तमाम लोग आए जो उत्तराखंड राज्य के विरोधी भी थे। उसमें भाजपा भी थी, उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें तमाम लोग थे। लेकिन जब मुजफ्फरनगर कांड के एन पहले इन तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने झंडे अलग कर लिए थे। यह भी एक बहुत इतिहास का प्रश्न है जो लोगों को समझना चाहिए। जो लोग आज भी उस बात को समझ नहीं रहे, जो भाजपा और कांग्रेस की तमाम नीतियों को लेकर आज भी उन किसानों का झंडा बोक रहे हैं, उनके लिए भी यह बात बहुत जरूरी आज इस मौके पर इसलिए कहनी जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इन लोगों से सावधान नहीं रहेंगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हुआ क्या कि जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ तो उससे पहले इन तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने झंडे इकट्ठा कर दिए। तो जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मैं मुजफ्फरनगर कांड का गवाह हूँ एक किस्म से। वो गवाह इसलिए हूँ कि जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड हुआ, मैं मुरादाबाद में मुझे जो समय आंदोलन के समय जो काम सौंपा गया था, मुझे प्रवास में लोगों को वैचारिक रूप से इकट्ठा करने का एक काम सौंपा गया था, जो पार्टी की तरफ से मुझे दिया गया था। और मैं मुरादाबाद में उस समय अपना कारोबार करता था, वहाँ नया नया गया था। तो उसमें हमने लिटरेचर के माध्यम से और विभिन्न मीटिंगों के माध्यम से, सेमिनारों के माध्यम से और दूसरों के माध्यम से हमने उस काम को करना वहाँ शुरू किया। तो जिस दिन मुजफ्फरनगर कांड था उस दिन हमने 2 बसें और 3 कारें हमारी मुरादाबाद से दिल्ली आने के लिए तैयार की। तो उसमें हमारी बसें तो हमारी आ गई थी, लेकिन जिनमें हमको आना था वो कारें वो इसलिए वहाँ रुक गई थी क्योंकि हमने 3 टेंट लगाए थे वहाँ मुरादाबाद में, कि जो भी लोग वहाँ से निकले पहाड़ की उनको चाय पानी और उसकी व्यवस्था हमने करवाई थी वहाँ। तो वहाँ पर उस समय संयोग ऐसा था कि हमारे जो पुलिस के अफसर थे वो भी सब पहाड़ के थे, और अगर वो पहाड़ के नहीं होते तो पहला कांड वहाँ मुरादाबाद में होता, क्योंकि वहाँ पर जी रंग की स्थितियाँ थी। तो वहाँ पर मरतुलिया जी जो इस समय SSP हैं नैनीताल के, वो उस समय CO थे वहाँ। जो मोहन सिंह बनियाल जो अभी SP हैं चंपावत, वो भी CO थे वहाँ पर। तो उस समय CDO जो थे कांडपाल जी, वो भी पहाड़ गए थे। तो इस प्रकार से पूरे जो पुलिस, और हमारे यहाँ 3 जो उस समय पुलिस इंस्पेक्टर थे, थानेदार थे, वो भी पहाड़ के थे। उसमें जुयाल जी थे, जिन्होंने हमको उस गाड़ी में एक गाड़ी उन्होंने दी थी, जुयाल साहब ने। वो अब